ये है प्रिया की सौतेली माँ, जिसने प्रिया को दुख के सिवा कभी कुछ नहीं दिया। लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसे इंसानों की जरूरत नहीं पड़ती। वैसा ही हुआ प्रिया के साथ। अरे ओ प्रिया, कहाँ मर गई? सुबह के 7 बज रहे हैं और अब तक मेरी चाय नहीं लाई है तू। गायत्री जी अपनी सौतेली बेटी के साथ कैसा व्यवहार रखती हैं, ये ठीक नहीं है। बेचारी बच्चे की माँ गुजर जाने के बाद एक उसका पिता ही उससे प्यार करता था। उसका भी साया ऊपर वाले ने उससे छीन लिया और अब वो बेसहारा है। लेकिन मैं उस बच्ची के साथ ऐसा नाइंसाफी होते तो नहीं देख सकती। मुझे कुछ तो करना होगा प्रिया की खातिर। हमें प्रिया की खातिर आवाज तो उठानी ही होगी। ऐसे हम उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने दे सकते। माँ, क्या हुआ? दरअसल मैं कपड़े धुलने के लिए गई थी। मैंने चाय आपकी सुबह ही बना दी थी, लेकिन आप सो रही थी, इस वजह से लेट हो गया माँ। रूपा को भी देखा मैंने, वो भी अपने कमरे में सो रही थी, तो मैंने सोचा बाकी के काम निपटा लेती हूँ। अरे मैं सो रही थी तो क्या हुआ? थोड़ी देर इंतजार कर लेती तो क्या थक जाती? जल्दी से कपड़े धुलने के लिए चली गई। क्यों? दिन में आराम करने के लिए वक्त चाहिए तुझे। काम चोरी का कोई बहाना नहीं छोड़ता तुझसे। अब जा जल्दी से और मेरे लिए नाश्ता बना गर्मा गर्म। बेचारी प्रिया अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के लिए नाश्ता बनाने रसोई में जाती है। प्रिया के साथ तो हमेशा इसी तरह करती थी उसकी सौतेली माँ, जबकि उसकी सौतेली माँ अपनी बेटी को तो कोई काम नहीं कहती थी। रूपा अपने कमरे में मस्त आराम कर रही थी कि उसकी माँ आती है। बेटी रूपा, सुबह के 8 बज गए हैं, उठो नाश्ता कर लो, बीमार हो जाओगी तुम। माँ के जगाने पर रूपा उठकर कहती है, माँ, प्रिया हर रोज वही घिसे पीटे नाश्ता बनाती है, आज मुझे कुछ अलग खाना है। आप जाकर बनवाइए, फिर मुझे बताना तो मैं उठूंगी। ठीक है रूपा, तू आराम कर, मैं अभी बाजार जाकर तेरे मनपसंद की सब्जियां लेकर आती हूँ। इतना कहकर गायत्री मार्केट जाती है सब्जियां खरीदने के लिए कि तभी उसे गांव की औरतें वहां मिलती हैं। अरे बहन, प्रिया का क्या हाल है? आप आखिर माँ ही तो हैं। आप प्रिया को भी उतना प्यार किया करें जितना अपनी बेटी को करती हैं। और नहीं तो क्या, प्रिया भी हमारे गांव की बेटी है और उसके साथ ऐसी जास्ती होती हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। मैं कह देती हूँ, मुझे दोबारा अगर ऐसी कोई आवाज आई तो मैं आपके घर में घुस आऊंगी। आप उस अनाथ बच्ची को अकेला मत समझना, हम गांव वाले उसके साथ हैं और हम उसके साथ जास्ती होते बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। लोगों की ऐसी बात सुनकर गायत्री प्रिया पर और चिढ़ जाती है। हर रोज हमें आवाज आती है, कैसे उस बच्ची पर आप जास्ती कर रही हैं? अरे आपको दया नहीं आती उस बच्ची पर? रूपा के तो बड़े नखरे देखती हैं आप। हाँ हाँ, इतना ही प्यार आ रहा है तो ले लो ना, प्रिया को अपने घर रख लो और उसकी शादी में जो खर्चे आएंगे उसे भी देख लेना। गायत्री ऐसा कहकर वहां से जाने लगती है। कुछ वक्त बीतता है, फिर एक दिन। ठीक है, मैं टाइम पर आऊंगी। देख रही हो गायत्री की बेटी के गुण, कैसे बेशर्मी से हमारे गांव में अनजान लड़के से बात कर रही है। अब ये सब ठीक नहीं है। गायत्री की बेटी बड़ी प्यारी है तो वो अपने घर में रखे, हम उसे ऐसे छोड़ेंगे नहीं। इससे हमारे गांव पे असर पड़ता है भाई। गायत्री को तो गांव वाले वैसे भी नहीं पसंद करते थे और आज मिला मौका वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। वो सीधा गायत्री के घर जाते हैं। अरे प्रिया बेटी, तुम क्या अभी बाहर से आ रही हो? मेरा मतलब अभी बाहर तो रूपा खड़ी हुई थी ना। प्रिया कहती है, अरे सुष्मिता आंटी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो रूपा नहीं, वो मैं थी। मेरा दोस्त आया हुआ था किसी काम से, इसीलिए मैं थोड़ा बाहर उससे बात करने चली गई थी। इतना जानकर गांव की औरतें शांत हो जाती हैं, क्योंकि वो प्रिया को चाहती थी, क्योंकि प्रिया का इस दुनिया में कोई नहीं था और वो वहां से चले जाती हैं। अब भी उन दोनों का मन नहीं भरता कि वो प्रिया थी। उन्हें पता था वो रूपा है। जानबूझकर प्रिया इल्जाम अपने सर ले रही है। कितनी मजबूर है हमारी प्रिया, दूसरे का सर इल्जाम अपने सर ले रही है। बेटी रूपा, कौन लड़का था वो जिससे तुम बाहर खड़ी होकर बातें कर रही थी? तुम्हें पता है कि गांव वाले मुझे वैसे भी नहीं पसंद करते। इस प्रिया के कारण ना जाने इस प्रिया ने गांव वालों को मेरे खिलाफ क्या भड़का दिया है कि गांव वाले तो ऐसे ही सोचते हैं कि मैं इस पर जुल्म कर रही हूँ। अरे माँ, मैं आपसे मिलवाती, लेकिन अब आपने देख ही लिया है तो मैं बता देती हूँ कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे शादी भी करना चाहती हूँ। वो कल उसका बर्थडे है ना, इसलिए मुझे इनवाइट करने के लिए आया था। अच्छा ठीक है माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर रूपा वहां से चली जाती है अपने कमरे में आराम करने के लिए।
रूपा तो मेरी आजादी का नाजायज फायदा उठा रही है। ऐसे कैसे मैं किसी भी लड़के के साथ इसकी शादी करवा दूंगी? इसका दिमाग तो ठीक है। ये सब कुछ इस मनहूस के कारण होता है। ए मनहूस, तू यहाँ पर खड़ी होकर मेरी बातें क्या सुन रही है? जा और घर के काम कर। हर वक्त बस भोले बनने का नाटक करती है, मनहूस कहीं की। रूपा जिस लड़के के बारे में बता रही थी, अगर वो पैसे वाला है तो ठीक है, मेरी बेटी को खुश रखे और मुझे क्या ही चाहिए। गायत्री रूपा से बात करने जाती है उस लड़के के बारे में कि वो देखती है कि रूपा तो उस कमरे में है ही नहीं। रूपा, अरे रूपा, कहाँ हो बेटा? पहले गायत्री ने सोचा कि उसकी बेटी वॉशरूम में होगी, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी तो उसने उसे फोन किया। फोन नॉट रीचेबल आता है। फिर गायत्री अपनी बेटी का इंतजार करने लगती है। इंतजार करते करते आधी रात हो जाती है। लगभग 12 बजे के बाद रूपा घर आती है। अरे रूपा, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। और इतनी आधी रात को कहाँ गई हुई थी तुम? जमाना ठीक नहीं है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, जिस लड़के से तुम प्यार करती हो वो पैसे वाला है या नहीं? रूपा को पता था कि उसकी माँ उस लड़के के लिए मना ही करेगी। वो अपने कमरे में जाने लगती है बिना जवाब दिए कि उसकी माँ उसे फिर से रोक लेती है। नहीं माँ, वो गरीब है, लेकिन इसके बाद भी मैं शादी उसी से करूंगी क्योंकि मैं उससे ही प्यार करती हूँ। मुझे पता है आप उससे मेरी शादी होने नहीं देंगी क्योंकि वो अमीर नहीं है। तो आप मेरी बातों को कान खोलकर सुन ले। मैं शादी करूंगी तो विजय से ही करूंगी। आपको जो करना है कर लेना। गायत्री अपनी बेटी से कुछ कह पाती, उसकी बेटी अपने रूम में चले जाती है और अब गायत्री को अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है। अब इस रूपा को मैं कैसे समझाऊं? वो अपने जिद के आगे तो मेरी सुनेगी भी नहीं। मुझे जल्दी उसके लिए अमीर रिश्ता ढूंढना होगा। गायत्री को परेशान देख वहाँ उसकी सौतेली बेटी आती है। क्या बात है माँ, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं? मैं पानी पीने रसोई में गई हुई थी कि मुझे आपकी आवाज मिली। असल में सारी परेशानियों की वजह तो तू ही है। अरे तू मनहूस है ना, जिस घर में तू रहेगी उस घर में खुशियाँ कैसे ही आ सकती है? अपनी माँ को तो खा गई और अब मेरे सुहाग को भी खा गई तू। और अब तेरा मनहूस साया मेरी बेटी पर आ रहा है। याद रखना, तेरा मनहूस साया मैं अपनी बेटी पर पड़ने नहीं दूंगी। बेचारे प्रिया को कुछ पता भी नहीं था कि उसकी माँ उससे क्यों ऐसा कह रही है। प्रिया अपनी सौतेली माँ से अपनी गलती पूछती है तो गायत्री ने फिर से प्रिया पर अपना सारा गुस्सा जाहिर किया जो वो खुद की बेटी पर नहीं कर सकी। बेचारी को जोर जोर से तमाचे मारे। वो बहुत दुखी हो जाती है। जाकर अपने कमरे में लेटकर अपने माता पिता को याद कर कर रोने लगती है। आखिर मेरी क्या गलती है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मैं तो माँ से पूछने गई थी कि वो क्यों परेशान है, लेकिन उन्हें तो मुझसे ही नफरत है। मैं क्यों जिंदा हूँ? आप मुझे भी बुला लीजिए ना अपने पास। बेचारे प्रिया हमेशा इसी तरह करती। जब भी उसकी सौतेली माँ उस पर जुल्म करती, वो अपने माता पिता को याद करते करते सो जाती थी। इस बार भी उसने ऐसा ही किया। अपने माता पिता को याद करते करते सो गई। और अगली सुबह, इस मनहूस का मैं क्या करूं? इससे मैंने एक काम दिया था, इससे वो भी ठीक से नहीं हो पाता। सुबह सुबह बेवजह प्रिया को उसकी सौतेली माँ बातें सुनाने लगती हैं कि प्रिया के पड़ोस में रहने वाली दोनों औरतें फिर से बातें सुनती हैं। अरे मनहूस अपनी माँ के साथ ये भी मर गई होती तो अच्छा होता। पता नहीं कहाँ से मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए इसे छोड़ गए इसके माता पिता। अरे बहन, ये गायत्री जी इंसान है या जानवर? कैसे बेचारी को सुबह सुबह बेवजह की बातें सुना रही हैं। सुबह सुबह उसे मर जाने की बद्दुआएं दे रही हैं। इसके सीने में तो दिल ही नहीं है। माँ क्या हो गया? मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने आपकी साड़ी को बहुत ही अच्छे से धुला था। मैंने वो दाग नहीं लगाया माँ। अगर तूने वो दाग नहीं लगाया तो क्या तेरा भूत आकर लगा गया? तेरे कहने का मतलब क्या है? हर बार एक नया बहाना। चली जा मेरी नजरों से दूर। मेरी साड़ी पर दाग तूने ही लगाया है। तू चाहे कितना भी झूठ बोल ले, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली, क्योंकि मुझे पता है तू उसी मक्कार माँ की बेटी है। अरे माँ, तू फिर से इतने सुबह सुबह कोई काम था क्या तुझे? फिर से क्या सुबह सुबह प्रिया को बातें सुना रही थी? मेरी नींद खुल जाती है। मेरे जाने के बाद उसे बातें सुनाया कर तू माँ। अरे छोड़ बेटी, तू मुझे उस लड़के के बारे में बता। क्या है माँ, आप उस लड़के के पीछे क्यों पड़ी है? मैंने आपको कल रात को बता तो दिया। वो विजय है, मैं उससे प्यार करती हूँ। अरे बेटी, मैं तुझे यही तो समझा रही हूँ, प्यार से घर नहीं चलता। घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, और वो गरीब तुझे क्या ही खुशी देगा। अभी तू बच्ची है, तुझे नहीं पता अच्छा बुरा।
देख माँ, अगर तुझे कोई और बात करनी है तो बोल, वरना मैं तेरी फालतू की बातों में नहीं आने वाली। ये तू देख ले और जान ले कि मैं शादी विजय से ही करूंगी। तेरी किसी भी बातों में मुझे आना नहीं है। माँ यकीन करो, विजय के पास भले ही पैसा नहीं है, लेकिन वो मुझे हर खुशियाँ दे सकता है क्योंकि वो मुझे प्यार करता है। अरे बेटी सुनो तो सही तुम। माँ मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनना। मुझे पता है आप मुझसे क्या बोलेंगी, इसीलिए मैं जा रही हूँ। मुझे ही कुछ करना होगा। ये रूपा तो समझने से रही। अभी मेरी बच्ची नादान है, उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। यहाँ सरला के घर उसकी अमीर दोस्त आई हुई थी। मानना पड़ेगा, इतने सालों बाद भी मेरी दोस्त मुझे भूली नहीं। लंदन से आने के बाद सबसे पहले तो मुझसे ही मिलने आई है। तो मेरी बचपन की सहेली है, कोई भूलने की चीज थोड़ी ना है। अब तो मेरा बेटा भी जवान हो गया है, बस उसी के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। कोई अच्छी लड़की होते ही नजर में तो बताना तू। सरला के दिल में तुरंत ही प्रिया का ख्याल आता है। दान दहेज में हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की संस्कारी होनी चाहिए। मेरा लड़का भले ही लंदन में पढ़ा है, लेकिन उसे संस्कारी ही लड़की चाहिए। सरला अपनी दोस्त से प्रिया के बारे में बताती है और कहती है कि प्रिया से अच्छी बहू तो उसे कहीं नहीं मिल सकती। उस बच्ची की जैसे तो पूरे गांव में किसी की समझदार बच्ची है ही नहीं। सरला प्रिया के घर लेकर जाती है अपने दोस्त को और बातचीत आगे बढ़ती है और इसी तरह देखते ही देखते रिश्ता भी तय हो जाता है। क्या बात है डार्लिंग, आज तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? अरे वो मेरी माँ है ना, बस उन्हीं की वजह से। यहाँ रास्ते में सरला की दोस्त की गाड़ी रुकी हुई थी। वो देख रही थी रूपा को, लेकिन वो पहचान नहीं पाती क्योंकि रूपा की उसने कोई तस्वीर भी नहीं देखी थी। ये आजकल के बच्चे कितने बेशर्म होते हैं, देखो कैसे सड़क पर बैठी हुई है। छोड़ो ना माँ, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। ये है वो लंदन का लड़का। अरे यार, मैं शादी तुमसे करना चाहती हूँ और मेरी माँ है कि मेरी शादी कहीं अमीर घराने में करवाना चाहती है। ये सारी बातें सरला की दोस्त बैठकर सुन रही थी और यही सोच रही थी मन ही मन कि ये कितनी बदतमीज लड़की है। अरे डार्लिंग, तुम परेशान क्यों हो? चलो अभी हम क्लब चलते हैं और पार्टी अटेंड करते हैं, बाद में देखेंगे जो होगा। तुम जब 2 घूंट पियोगी ना, तुम सारे दुख को भूल जाओगी। चलो मेरे साथ। हाँ ये ठीक रहेगा। चलो मैं पार्टी में चलती हूँ, थोड़ा डांस करूंगी, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। वैसे आजकल ये सब कुछ इंडिया में भी होने लगा है। बड़े बेशरम लड़का लड़की हो रहे हैं आजकल के। अच्छा हुआ हमारे घर के लिए हमने बहुत ही संस्कारी बहू ढूंढी है, वरना मैं तो क्या ही करती ऐसी बहू अगर मुझे मिल जाती तो। तभी वहाँ पर राज आता है और सब मिलकर घर आते हैं। अरे माँ, आपने बताया नहीं भाभी कैसी थी, अब मुझे भी तो साथ ले चलती, मेरे आने का वेट तो कर लिया होता। भाभी सुंदर तो है ना? अरे बेटी, अब तक तो हमने लड़की को देखा भी नहीं है, बस लड़की की माँ से मिलकर आई हूँ, उससे बातचीत हो गई है। अब हफ्ते भर में जाकर लड़की देख लेंगे। लेकिन ये बात अनन्या मानती नहीं है। अनन्या की जिद पर उन लोगों को कल ही जाना पड़ता है लड़की को देखने के लिए। ठीक है बेटा, मैं फोन करके देखती हूँ, अगर वो बोलेंगे तो मैं कल ही चलती हूँ। मैं सरला को फोन करके देखती हूँ, तेरी जिद के कारण तो मुझे झुकना ही होगा। सरला, मेरी बेटी की जिद है कि उसे कल ही अपनी होने वाली भाभी से मिलना है। अरे तो इसमें क्या हुआ, तू चली आ, कल ही मिल लेना प्रिया से। वैसे भी जितनी जल्दी हो सके बातचीत बढ़ा ले आगे तू। और अगले दिन ऐसे मैं बिना बताए आ गई हूँ, कहीं सामने वाले बुरा तो नहीं मान जाएंगे, कहीं उन्हें बुरा न लग जाए। अरे तो मेरे साथ चल, कैसे बुरा लगेगा मैं देखती हूँ उन्हें। लड़के वाले बिना बताए आ जाते हैं। इस बात से अनजान थी गायत्री। देख रूपा, बहुत अच्छा रिश्ता आया है प्रिया के लिए, जिनसे मैं मिलवाऊंगी तुझे। तुझे बताना नहीं है कि तू रूपा है। मैं उन्हें धोखे में रख कर ये शादी करूंगी क्योंकि उन्हें पसंद प्रिया है। मोहल्ले वाले ने प्रिया की गुंजो गा रखे हैं उससे। लड़का लंदन में पढ़ा हुआ है, अच्छे पैसे वाले हैं, शादी तुझे करनी ही होगी। देख माँ, मैं तुझे कह देती हूँ कि मैं तेरी पसंद के लड़के से शादी नहीं करूंगी, मैं शादी विजय से ही करूंगी। इस लड़की को देखकर तो सरला की दोस्त हैरान हो जाती है क्योंकि ये वही लड़की थी जिसे इन लोगों ने बस स्टैंड पर बड़ी बदतमीजी से बैठकर बातें करते हुए देखा था उस लड़के से। अरे माँ, अमीर गरीब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर दीजिए इस प्रिया की शादी, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ विजय से। कितने बार कहूँ मैं आपसे।
मेरे जीते जी तो ये होने से रहा। मेरे जीते जी कभी भी मैं ऐसे खुश नहीं देख सकती। इस मनहूस की शादी मैं इतने अच्छे घर में कैसे होने दे सकती हूँ। मेरी बात मान ले बेटा, तेरे लिए मैं अच्छा ही सोच रही हूँ। इस मनहूस का क्या है, इसे मैं जिंदगी भर अपनी नौकरानी बनाकर रखूंगी। बेटा, इस दुनिया में प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, बस पैसा चाहिए। असली खुशी वही है जहाँ पर पैसा है। ये सारी बातें लड़के वाले और लड़के वाले के साथ सरला भी सुनती है। जैसा कहती हूँ वैसा ही कर। मोहल्ले में किसी को पता मत चलने देना कि मैंने लड़के वाले को प्रिया को नहीं तुझे दिखाया है। अच्छा हुआ जो सारा सच हमें अपने कानों से ही सुनने को मिल गया, यानी कि आप अपनी बेटी को हमें दिखाने वाली थी, ना कि प्रिया को। अरे मैं आपकी बेटी की असलियत से पहले ही वाकिफ हूँ। इस लड़की को तो मैंने कल बस स्टैंड पर देखा था, कितनी बदतमीजी सी एक लड़के के साथ बैठकर बातें कर रही थी। अगर आप मुझे अपनी बेटी का नाम प्रिया बताकर भी दिखाती तो मैं इसे तुरंत पहचान लेती, क्योंकि मैंने इसे कल देखा था। इसकी असलियत क्या है इससे मैं वाकिफ हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ मैंने कल बस स्टैंड पर आपकी बेटी की असली चेहरे को देख लिया और आज आपकी भी असलियत देख ली मैंने। अच्छा हुआ मेरी बेटी की जिद के कारण मैं आज ही चली आई अपनी होने वाली बहू से मिलने। अगर मैं बताकर आती तो आज आपकी असलियत मेरे सामने इस तरह नहीं आती। प्रिया को तो आप वैसे भी बोझ समझती हैं और मैं प्रिया को अपने बेटे की दुल्हन बनाना चाहती हूँ। इतना सुनकर गायत्री कहती है, आप जैसा देख रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी लाखों में एक है। आप मेरी बात तो सुनिए पहले। आप रहने दीजिए अपनी बेटी की सफाइयाँ देने के लिए। मैं पहले ही आपकी बेटी के रंग रूप से वाकिफ हूँ। तुम रहने दो अपनी बेटी की सफाइयाँ देने के लिए। मैं तुम्हारे और तुम्हारी बेटी दोनों के ही बारे में अच्छी तरीके से जानती हूँ। और इसी तरह गायत्री के ना चाहते हुए भी प्रिया की शादी लंदन वाले लड़के से होती है, जिसके हक में जो खुशी है वो उसे मिलकर ही रहती है। कहते हैं ना, जिसके हक में जो खुशी है वो उसे मिलती है। इस तरह प्रिया की शादी लंदन वाले लड़के से हो ही जाती है।